हेलो गाइस, नमस्कार। तो आज से हम ईवीएस की कक्षाएं स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें ईवीएस के पर्यावरण के लेक्चर नंबर 1 में आज हम महत्वपूर्ण बिंदुओं को कवर करेंगे, जिससे कि सीजीपीएससी और व्यापम के जितने भी एग्जाम होते हैं उसके पूरे क्वेश्चंस कवर हों। अभी सबसे पहले मैं कुछ एमसीक्यू ऐड किया हुआ हूं, जिसमें 10 एमसीक्यू हैं जो कि पुराने एग्जाम्स में आए हुए हैं। व्यापम के, चाहे वो शिक्षक भर्ती हो, टीईटी हो या व्यापम के कोई भी एग्जाम हो, अदर एग्जाम हो, साथ में इसमें सीजीपीएससी के भी कुछ प्रश्न ऐड हैं। मतलब ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है जो पढ़ाने वाला हूं आगे, जो 4 वीडियोस होने वाले हैं, कि उनमें से प्रश्न, बहुत सारे प्रश्न आते हैं, 5-6 हर पेपर में 3, 4 या 5 प्रश्न तो होते हैं। मतलब आपका 3, 4 या 5 नंबर तो कहीं नहीं गया। तो इसको आपको पढ़ना है उस हिसाब से। चलिए बढ़ते हैं। सबसे पहले एमसीक्यूज को सॉल्व कर लेंगे, उसके आधार पर हम पढ़ेंगे, तो उससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि प्रश्न कैसे बनते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं। सबसे पहला प्रश्न जो आया हुआ था, एक तालाब में कीड़े एवं छोटी मछलियां होती है ना? क्या होती है पूछ रहा है। प्राथमिक सूक्ष्म उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता, उपरोक्त सभी। तो वो द्वितीयक उपभोक्ता होते हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर्स होते हैं। ठीक है, जो कि तालाब में क्या, कीड़े और छोटी मछलियां। जब आपको पिरामिड दिखाऊंगा, है ना, आगे पिरामिड्स पढ़ेंगे, तो उसमें आपको समझ आएगा कौन सा सेकेंडरी कंज्यूमर है, कौन सा प्राइमरी है। तो पूरा आगे डिटेल्स हम वीडियो में करते जाएंगे। आगे के 4 वीडियो करेंगे तो इसमें 10 प्रश्न, हर वीडियो में कुछ कुछ प्रश्न आपको ऐड करते हुए दिखाऊंगा। चलिए देखें दूसरा, घास, टिड्डा, मेंढक, सांप और बाज। एक चैन दिख रहा है आपको, फूड चैन। उपरोक्त खाद्य श्रृंखला निम्न में से किसका उदाहरण है? तो परभक्षी एक दूसरे का भक्षण कर रहे हैं। घास को टिड्डा खाता, टिड्डा को मेंढक, मेंढक को सांप, सांप को बाज। परजीवी नहीं है, मृतोपजीवी नहीं है, उपरोक्त सब में से कोई नहीं है। तो परभक्षी दूसरे का भक्षण कर रहे हैं, दूसरे को खा रहे हैं। ये खाद्य श्रृंखला का उदाहरण है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्या बोल रहा है, प्राकृतिक पर्यावरण निम्न में से किन घटकों से मिलकर बना है? ठीक है, तो प्राकृतिक पर्यावरण जो है वो किन घटकों से मिलकर बना है? प्रकृति में क्या क्या होते हैं? जैविक घटक, अजैविक घटक दोनों होते हैं। बायोटिक और एबायोटिक, लिविंग बीइंग और नॉन लिविंग बीइंग, दोनों से मिलकर एक प्राकृतिक पर्यावरण बनता है, नेचुरल एनवायरनमेंट तैयार होता है। ठीक है, इसका आंसर आएगा ए और बी दोनों। सही खाद्य श्रृंखला को बताइए। दूब घास या ग्रास, टिड्डा, मेंढक, सर्प, मोर, ये कौन सा खाद्य श्रृंखला है? ठीक है, चारागाही खाद्य श्रृंखला, मृताश्रयी खाद्य श्रृंखला, शिकारी खाद्य श्रृंखला, शाकीय खाद्य श्रृंखला, मांसाहारी। कई बार ना इसके जो ऑप्शन है वो इंग्लिश में पढ़ोगे तो ज्यादा आपको आसान होगा उसके उत्तर देना। ठीक है, तो ये चारागाही एक दूसरे का चारा बन रहे हैं, है ना। चारागाही खाद्य श्रृंखला का उदाहरण लिया गया है। ये टीटी में आया था, व्यापम में, शिक्षक भर्ती में भी इसी प्रकार के प्रश्न आने की संभावना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा पारिस्थितिक तंत्र मानव निर्मित है? कौन सा मानव निर्मित है? तालाब तो स्वयं बन जाता है। कृषि भूमि मानव निर्मित है, खेत का जो निर्माण करता है वो मानव करता है। तो कृषि भूमि एक ऐसा पारिस्थितिक तंत्र है, इकोसिस्टम है, जिसको मनुष्य निर्माण करता है। इसका उत्तर होगा कृषि भूमि। इनमें से कौन खाद्य श्रृंखला का निर्माण करता है? ये देखिए सीजीपीएससी में आया हुआ है। घास, गेहूं, आम, घास, बकरा, आदमी। ये देखिए, घास को बकरा, बकरे को आदमी, है ना। तो ये फूड चेन है, घास को बकरा खाएगा, बकरे को आदमी खा देता है ना। तो ये एक फूड चेन है जो कि निर्माण हो रहा है। यहाँ पर आएगा इसको उत्तर बी। अगला, निम्न में से कौन सा आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं? ये भी फूड चेन बोल रहा है। तो वही देखे, फिर से पूछा सीजीपीएससी 15 में, 16 में, पर्यावरण में। तो घास को बकरा, बकरे को मानव। ठीक है, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पूरा पढ़ाया जाएगा। सिलेबस में जो जो आपके टॉपिक्स है वही, और जो एग्जाम में आ चुके उनको ध्यान में रखते हुए ही पढ़ाया जा रहा है। पारिस्थितिकी तंत्र, इकोसिस्टम में उच्चतम पोषण स्तर प्राप्त है किसको है? सबसे हाईएस्ट पोषण स्तर पर शाकाहारी, हर्बीवोरस नहीं है, मांसाहारी को भी नहीं है, सर्वाहारी या अपघटक, सर्वाहारी जो सब खा सकते हैं, साग सब्जियां भी, मांस भी। तो सर्वाहारी को सबसे उच्चतम पोषण स्तर प्राप्त है। आगे आपको जब दिखाऊंगा तो वहां पर समझ आ जाएगा। पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम की आहार श्रृंखला में सामान्यतः 3 से 4 पोषण स्तर होते हैं, जिसमें सर्वाहारी को क्या है? उच्चतम पोषण स्तर प्राप्त होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र
किसकी सबसे छोटी इकाई है? ये देखिए टीटी में आया हुआ है, ठीक है। सिलेबस टीटी और शिक्षक भर्ती में पर्यावरण का सिलेबस सेम रहता है। जो टीटी में पूछ सकता है उसको शिक्षक भर्ती में पूछने के चांसेस रहते हैं। आयोनोस्फीयर, लिथोस्फीयर, बायोस्फीयर, मिजोस्फीयर, पारिस्थितिक तंत्र किसकी सबसे छोटी इकाई है? तो बायोस्फीयर में, हमारे बायोस्फीयर में, जैव मंडल में ही आपका पारिस्थितिक तंत्र मिलेगा, जहां पर जीव का मंडल है, बायोस्फीयर में। एक खाद्य श्रृंखला में मनुष्य होता है, क्या होता है? प्राथमिक या द्वितीयक दोनों उपभोक्ता हो सकता है। अलग अलग पिरामिड के अकॉर्डिंग कहीं पर मनुष्य जो है प्राइमरी कंज्यूमर होता है, कहीं पर सेकेंडरी कंज्यूमर होता है, कहीं पर प्राथमिक या द्वितीयक दोनों होता है। उत्पादक कौन होते हैं? पेड़ पौधे, जो स्वयं भोजन बनाते हैं। उस पेड़ पौधे को हम खाते हैं तो हम प्राथमिक या द्वितीयक हो सकते हैं, है ना। कहीं पर उनके बीच में भी एक इंटरमीडिएट आ जाता है तो हम द्वितीयक हो जाएंगे, अगर नहीं है तो हम सीधा प्राइमरी कहलाएंगे। तो प्राथमिक या द्वितीयक दोनों कंज्यूमर्स हो सकते हैं। इस प्रकार के 10 प्रश्न देखिए फूड चेन से रिलेटेड आया हुआ है, आगे इसके थ्योरी भी कवर करूंगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं आज का जो टॉपिक है, पारिस्थितिकी, इकोलॉजी एवं पारिस्थितिक तंत्र, इकोसिस्टम, इकोलॉजी एंड इकोसिस्टम। पहले इकोलॉजी को समझते हैं, ठीक है। लॉजी शब्द है ना, तो उससे समझ आता है किसी का विज्ञान। तो साइंस के अंदर ही ब्रांच है इकोलॉजी, जिसमें हम पर्यावरण से संबंधित चीजों का अध्ययन करते हैं। तो उसी को थ्योरी के फॉर्म में लिखा है। पारिस्थितिकी जीव विज्ञान की एक शाखा है जिसमें जीव समुदायों तथा उनके वातावरण के मध्य पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करते हैं। जो भी एटमॉस्फेयर है हमारे साथ, जो पर्यावरण है और जीव पर उसका क्या प्रभाव पड़ता है, उसका अध्ययन करते हैं। तो ये कहलाता है पारिस्थितिकी। जीव तथा उसके बाहरी वातावरण के बीच एक सक्रिय संबंध होता है, एक्टिव रिलेशनशिप होता है दोनों में, ठीक है। चलिए देखते हैं। देखिए कुछ स्रोतों के अनुसार क्या है, पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया है? 1865 ईस्वी में रेटर ने किया है, ठीक है। ये याद रखेंगे, 1865 में रेटर ने पारिस्थितिकी मतलब इकोलॉजी शब्द का उपयोग किया है। इकोसिस्टम, पारिस्थितिक तंत्र, इकोलॉजी, पारिस्थितिकी दोनों अलग अलग चीजें हैं, ठीक है। ये आपको इकोलॉजी के रूप में समझाने का प्रयास कर रहे हैं। अब हम देखते हैं सबसे महत्वपूर्ण वैज्ञानिक जो इसमें अर्नेस्ट हैकल है और यूजिन ओडम है। तो अर्नेस्ट हैकल क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि इन्होंने 1866 में पारिस्थितिकी मतलब इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था, है ना। देखिए इसकी विस्तृत व्याख्या है। ग्रीक भाषा का एक शब्द है जो ओइकोस से आया हुआ है। हाउस और लिविंग स्पेस, घर या आवास को ही ओइकोस बोलते हैं। और लोगस का अर्थ है साइंस का मतलब अध्ययन, ठीक है। तो ओइकोस से बना है इको और लोगस से बना है लॉजी, ठीक है। तो इससे मिलकर बना है इकोलॉजी। ये ग्रीक भाषा के शब्द से मिलकर बना है। ये किसने बताया? अर्नेस्ट हैकल ने बनाया है। अर्नेस्ट हैकल क्या बोलते हैं? 1869 में जीवधारियों के कार्बनिक और अकार्बनिक वातावरण और पारिस्थितिक संबंधों के अध्ययन को पारिस्थितिकी अथवा पारिस्थितिकी विज्ञान कहते हैं, ठीक है। मतलब जो हम ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, जो वातावरण एटमॉस्फेयर क्रिएट होता है जिसमें कार्बनिक होते हैं और अकार्बनिक, कहने का मतलब कार्बन भी उपस्थित हो सकते हैं या अकार्बनिक पदार्थ भी हो सकते हैं। कार्बन से बने हुए जीव जैसे पेड़ पौधे, ठीक है, या अकार्बनिक पदार्थ भी हो सकते हैं, ठीक है। इनके अध्ययन को पारिस्थितिकी कहा जाता है या पारिस्थितिक विज्ञान कहा जाता है। ये किन्होंने परिभाषा दिया है? अर्नेस्ट हैकल ने दिया है। यूजिन ओडम क्या बोलते हैं 1969 में? इनके अनुसार पारिस्थितिकी प्रकृति की संरचना एवं प्रक्रिया का अध्ययन है। प्रकृति, नेचर में कैसा स्ट्रक्चर तैयार होगा, कैसी संरचना होगी, कैसी उसकी प्रकृति है, कैसा उसका नेचर है, उसके अध्ययन को पारिस्थितिकी कहा जाता है, इकोलॉजी कहा जाता है यूजिन ओडम के अकॉर्डिंग। अब आगे बढ़ते हैं। ये वहीं पर आपको अर्नेस्ट हैकल का दिखाया गया है। ये सभी एनसीईआरटी से लिया गया है। तो अगर आपको दावा आपत्ति करना होता है इनकेस ऑफ फ्यूचर, तो पूरे ऑथेंटिक सोर्स है, इसके सोर्स भी उपलब्ध करा दूंगा। सभी एनसीईआरटी से लिया गया है, ठीक है। ये आप पढ़ सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। हम पारिस्थितिक तंत्र को समझते हैं, मतलब मीनिंग ऑफ इकोसिस्टम। इकोलॉजी में इकोसिस्टम होता है एक, बहुत सारे इकोसिस्टम्स तैयार हो सकते हैं, ठीक है, अलग अलग एरिया के लिए। जैसे तालाब का अलग रहेगा, घास के मैदान का अलग रहेगा, कृषि भूमि का अलग रहेगा, तो अलग अलग सिस्टम तैयार होगा। तो प्रकृति के घटकों में अंतर संबंध के कारण अपने आप संचालित एक व्यवस्था, अपने आप एक संचालित व्यवस्था बन जाता है। जैसे कि कृषि भूमि जो कि मनुष्य के द्वारा बनाया गया इकोसिस्टम है, ठीक है, उसमें आप क्या करेंगे,
देखेंगे फूड चेन कैसे चलता है। खेत में जो धान उगता है उसको टिड्डे खा सकते हैं, टिड्डे को सांप, है ना, टिड्डे को मेंढक, मेंढक को सांप, इस प्रकार से कि इकोसिस्टम तैयार हो गया अपने आप स्वयं से। ठीक है, तो व्यवस्था बन जाती है जिसे हम पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं, इकोसिस्टम कहते हैं। यह कतई जरूरी नहीं है कि यह व्यवस्था निरंतर एक जैसी बनी रहे, समय के साथ चेंज हो जाती है। प्राकृतिक परिघटनाओं के फलस्वरूप इसमें लगातार बदलाव आता रहता है। मानवीय हस्तक्षेप से भी इसमें व्यापक परिवर्तन आ जाता है या आ सकता है, चेंजेस आ सकते हैं। ठीक है, अब इकोसिस्टम या पारिस्थितिक तंत्र शब्द का उपयोग सबसे पहले 1935 में एजी टांसले ने किया, ये याद रखेंगे। 1935 में इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग एजी टांसले ने किया 1935 में। टांसले के अनुसार पर्यावरण का अध्ययन उसके सभी जैविक और अजैविक, बायोटिक और एबायोटिक घटक, फैक्टर जो है, के अंतर संबंधों के आधार पर बनी एक व्यवस्था है। जितने भी बायोटिक और एबायोटिक, लिविंग बीइंग और नॉन लिविंग बीइंग के मध्य अंतर संबंध से बनी एक व्यवस्था, एक सिस्टम है, यही पारिस्थितिक तंत्र है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं पारिस्थितिक तंत्र जो एनसीईआरटी में क्या दिया है। तो पारिस्थितिक तंत्र इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम एजी टांसले ने किया। उनके अनुसार पारिस्थितिक तंत्र वह तंत्र है जो वातावरण के जैविक तथा अजैविक सभी कारकों के परस्पर संबंधों तथा प्रक्रियाओं द्वारा प्रकट होता है। यही तो प्रश्न पूछा गया था टीटी में, जैविक तथा अजैविक कारक। पारिस्थितिक तंत्र या इकोसिस्टम किन कारकों से, किन फैक्टर से मिलकर बनता है? बायोटिक और एबायोटिक, जैविक और अजैविक दोनों ही रहते हैं। जिसमें आपको साफ साफ दिख रहा होगा, लिविंग बीइंग दिख रहे हैं जैसे कि ये जानवर वगैरह, और नॉन लिविंग बीइंग दिख रहे हैं जैसे कि आपको पत्थर वगैरह, ये सब नॉन लिविंग बीइंग है। तो जैविक और अजैविक, ठीक है, यहाँ पर दोनों कारकों से मिलकर ही पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण होता है। पारिस्थितिक तंत्र प्रकृति की एक क्रियात्मक इकाई है, फंक्शनल यूनिट है, ये कार्य करता है, ये जो सिस्टम है ये पूरा वर्क करता है, इसलिए ये कैसा यूनिट है? फंक्शनल यूनिट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब देखते हैं पारिस्थितिक तंत्र में जैविक तत्व क्या क्या हो सकते हैं। उत्पादक जैसे कि पेड़ पौधे, उपभोक्ता कंज्यूमर्स, प्राथमिक, प्राइमरी, द्वितीयक, तृतीयक और उच्च मांसाहारी उपभोक्ता, और अब घटक डिकम्पोजर्स, फंगस वगैरह हो गया, जीवाणु बैक्टीरिया वगैरह हो गया, जो भोजन को पूरा सड़ा गला के फिर वापस से मिट्टी बना देते हैं। ठीक है, तो ये सभी जैविक तत्व हैं। अजैविक तत्व क्या है? मृदा एवं जलवायु, मिट्टी और जलवायु, इसके अंतर्गत कार्बनिक हो सकते हैं, कार्बन से बने हुए, जल, लवण, गैसें आदि। अकार्बनिक हो सकते हैं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, यूरिया, ह्यूमस आदि। और भौतिक घटक हो सकते हैं, फिजिकल फैक्टर्स भी हो सकते हैं जैसे कि ऊर्जा, वायु, प्रकाश, ताप, टेम्परेचर, ये सभी फिजिकल। तो ये सभी किस में आते हैं? अजैविक घटक में। और ये सब जैविक है, उत्पादक, उपभोक्ता और घटक। तो जैविक और अजैविक घटकों के अंतर संबंध से जो सिस्टम तैयार होता है उसे ही हम इकोसिस्टम कहते हैं, पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, पारिस्थितिक तंत्र के घटकों को देख लेते हैं। जैविक घटक जैसे कि उधर बताया हूं, उसी का यहां पर एक्सपांशन है। ठीक है, तो उत्पादक, प्रोड्यूसर्स, जो भोजन स्वयं बनाते हैं। पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश में भोजन बनाते हैं, जो भोजन स्वयं बनाते हैं वो उत्पादक है, प्रोड्यूसर्स है। प्राथमिक या मूल उत्पादक, प्राइमरी प्रोड्यूसर्स कहलाते हैं। इस संश्लेषित भोजन के द्वारा पौधे में वृद्धि और प्रजनन होता है। ठीक है, उत्पादक इसी तरीके से भोजन के द्वारा ही वृद्धि और प्रजनन करते हैं। उपभोक्ता क्या है? कंज्यूमर्स क्या है? कुछ जंतु जैसे कीड़े मकोड़े, खरगोश, गाय आदि पत्तियों व कोमल तनों को खाते हैं, जो शाकाहारी में है ना। इन्हें शाकाहारी हर्बीवरस या प्राथमिक उपभोक्ता, प्राइमरी कंज्यूमर्स बोलते हैं, जो केवल शाकाहारी। मनुष्य भी शाकाहारी में आ सकता है, मनुष्य वास्तव में सर्वाहारी है, दोनों खाता है, लेकिन कुछ मनुष्य शाकाहारी हो सकते हैं, इसलिए उसको प्राइमरी कंज्यूमर्स में भी रखा जाता है। इसलिए उसके ऑप्शंस में जब आया था तो प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों लेना है आपको। ठीक है, कुछ अन्य जंतु जैसे मेंढक, शेर, चीता आदि शाकाहारी जंतुओं को खा लेते हैं, तो ये मांसाहारी हो गए। तो ये किसमें आ जाएंगे? द्वितीयक उपभोक्ता में, सेकेंडरी कंज्यूमर्स में आते हैं। वे जंतु जो मांसाहारी जंतुओं को खा लेते हैं, है ना, जो मांसाहारी जंतुओं को भी खाते हैं। ठीक है, जैसे कि किसी को भी मांसाहारी जंतु को एक शेर खा गया, ठीक है, तो वो क्या होते हैं? तृतीयक में आ जाते हैं। वे जंतु जो मांसाहारी जंतुओं को खा लेते हैं, तृतीयक उपभोक्ता, टर्शियरी कंज्यूमर्स कहलाते हैं। ठीक है, तृतीयक उपभोक्ता, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, प्राथमिक, द्वितीयक,
तृतीयक कंज्यूमर्स हो सकते हैं। अपघटक डिकम्पोजर्स, अपमार्जक और अपघटक दोनों होते हैं। तो अपघटक क्या है, डिकम्पोजर्स क्या है, जीवाणु है ना, कवक, फंगस मृत शरीर के कार्बनिक पदार्थों को साधारण भौतिक तत्वों में अपघटित कर देते हैं, इन्हें अपघटक कहते हैं। जो कार्बनिक पदार्थों को मिट्टी में वापस ही मिला देंगे, भौतिक फिजिकल कंपोनेंट्स में चेंज कर देंगे, अपघटित कर देंगे, वो क्या होंगे, अपघटक होंगे। डिकम्पोज कर देंगे, उन्हें डिकम्पोजर्स कहेंगे। चलिए अब हम बात करते हैं अजैविक घटक के बारे में, एबायोटिक कंपोनेंट्स के बारे में। अब इसमें क्या क्या है, भौतिक घटक फिजिकल कंपोनेंट, ताप, जल, वायु जो फिजिकल है, जिसको हम छू सकते हैं, जैसे ताप, टेम्परेचर, मतलब जो फिजिक्स में आएगा, महसूस कर सकते हैं, छू सकते हैं। ताप हो गया, जल हो गया, वायु हो गया, ये सभी क्या हो गया, भौतिक घटक है। अकार्बनिक जिसमें कार्बन की मात्रा नहीं है, ठीक है, नाइट्रोजन हो गया, कैल्शियम हो गया, सल्फर हो गया, फास्फोरस हो गया। कार्बनिक जो जिसमें कार्बन की मात्रा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, ये सभी कार्बनिक में आ जाएंगे, ठीक है। तो ऑर्गेनिक मैटर्स में आ जाएंगे। तो इन सभी फैक्टर से मिलकर बनते हैं अजैविक घटक, एबायोटिक कंपोनेंट्स, ठीक है। तो इनको ही हमको आगे पढ़ना है और इन्हीं से ही जितने भी प्रश्न है वो आपके बनने वाले हैं। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक जरूर करें। थैंक यू।